नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी बिहार की तमाम खबरों की एक्सप्रेस अंदाज में। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए ने सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। एलजेपी 29 सीटें और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 सीटें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम 6 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर पर केस दर्ज। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला है, राघोपुर थाने में दर्ज हुआ केस। तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी को किया है अनफॉलो। एक्स पर केवल लालू राबड़ी को ही कर रहे हैं फॉलो। लालू परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप ने बढ़ाई है परिवार से दूरियां। हम संरक्षक जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। कहा वे अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहेंगे। बिहार में नीतीश के साथ मोदी की सरकार का समर्थन जारी। बिहार में आरजेडी को लगा एक और बड़ा झटका। नवादा जिले से आने वाली 2 आरजेडी विधायकों ने विधानसभा से दिया इस्तीफा। दोनों आरजेडी विधायकों ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव को सौंपा। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में चुनाव लड़ने से कहा, सब आए हैं, हम सम्मान करते हैं, वो मुख्यमंत्री हैं और हमारे भाई हैं। बिहार जेपी, लोहिया और गांधी की धरती है। बिहार देश की दुनिया की आर्थिक व्यवस्था के जनक, बिहार शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाले बिहार है। यहाँ नफरत का कोई जगह नहीं है, मोहब्बत के रास्ते बिहार चलती है। बिहार दुनिया के परिवर्तन, बौद्धिक आध्यात्मिक परिवर्तन के जनक है। यहाँ जात पात, हिंदू मुसलमान जिन लोगों ने भी किया बैकवर्ड फॉरवर्ड, उन लोगों ने बिहार की संस्कृति को दूषित किया। बिहार में वो ऊर्जा है जिससे भारत और दुनिया का निर्माण कर सकते, और हमारी ऊर्जा को नफरत में, जाति के नफरत, धर्म मजहब के नफरत में बांटना, ये बिहार के आने वाले युवा पीढ़ी इसको स्वीकार नहीं कर रहे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान। कहा, मोहब्बत के रास्ते पर चलता बिहार। बिहार की दुनिया के बौद्धिक और आध्यात्मिक परिवर्तन की जन्मभूमि है बिहार। जिन लोगों ने जाति और हिंदू मुसलमान के नाम पर विभाजन पैदा करने की कोशिश की, सबको आइए, सब लोग का रेस्पेक्ट है, मुख्यमंत्री हैं, भाई हैं हमारे। अब बिहार में जोगी भोगी बाबा सब, बिहार में कर्पूरी ठाकुर, बिहार में पंडित रामानंद तिवारी हैं, विद्यापति कवि हैं, गुरु गोविंद हैं, गुरु नानक हैं, वाल्मीकि हैं। बिहार में संत रविदास है, भोला बाबा शास्त्री हैं। बिहार जेपी, लोहिया, गांधी की भूमि है, वैशाली की तपोभूमि, शेरशाह सूरी की धरती। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। कहा, जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं, उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगी और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से पाएगी मुक्ति। नौकरी नहीं है, उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बयान पर पलटवार किया। कहा, 2020 में भी सभी लोग यही कह रहे थे, 10 लाख नौकरी देने की घोषणा असंभव। तेजस्वी यादव का इरादा बिहार के भविष्य को लेकर स्पष्ट। 2020 में भी यही कह रहे थे कि असंभव है। जो हमारा इरादा था तेजस्वी यादव जी का, वो इरादा, हौसला, इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति ने वो करके दिखाया। जो लोग पहले ही हार मान जाते हैं, तेजस्वी जी जब घोषणा करते हैं तो। आदरणीय नीतीश कुमार जी तो कह रहे थे कि बिजली फ्री कैसे देगा, मीटर लगा रहे थे, स्मार्ट मीटर, चीटर मीटर। तेजस्वी जी ने जब 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया तो 125 किए। ये तो स्पष्ट है ना कि तेजस्वी जी का इरादा जो है वो स्पष्ट है, पूरी तरह से बिहार के बेहतर भविष्य को लेकर के। यहाँ क्या है, पहले से कह रहे हैं असंभव है, तो ये काम। कयाजी पहुंची जनशक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव। जनसभा को किया संबोधित। लोगों से अपने हित में मतदान करने की अपील।
हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव ने जनता को संबोधित किया, कहा बिहार के युवा नौजवान चाह रहे हैं बदलाव, हमारी सरकार सामाजिक न्याय के लिए करती है काम। बदलाव चाह रहा है खासकर युवा नौजवान। और सबसे पहले कि बहुत सारा ऐसा लोग है, विरोधी लोग हैं, हमारा जनसभा देख करके, हमारी भीड़ देख करके, हमारा जनता को देख करके घबरा रहा होगा। यहाँ प्रेम कुमार जी को आपकी सेवा के लिए भेजा गया है। बहुत सारा बहुरूपिया लोग हैं जो घूमेगा, हमारे लोगों को तोड़ने का काम करेगा, आपको तोड़ने का काम करेगा, लेकिन इसको प्रखंड बनाने का काम करना। पटना में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान भी सामने आया, कहा पहले राजद मास पार्टी थी, अब टेक्निकल हो गई है, महागठबंधन में सभी दलों को सम्मान देना जरूरी, कांग्रेस का हक कोई नहीं छीन सकता। आरजेडी, लालू यादव की आरजेडी, लालू यादव जी बहुत पहले, अब जो आरजेडी है वो टेक्निकल आरजेडी है। पहले जो आरजेडी थी वो मास आरजेडी थी। अब टेक्निकल चीजों में आप फंस जाइएगा तो लेट तो होगा भैया। 2+2 मैंने तो पहले भी कहा कि अपने सभी एलाइज को सम्मान दो। जब 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 घोसी में माले का एमएलए है तो आप क्यों राहुल शर्मा जी को आप ज्वाइन करा करके आप ये कर रहे हो? जब प्रवीण कुशवाहा जी कांग्रेस का चुनाव डिक्लेयर है, वो कांग्रेस की सीट है, क्यों आप जा करके आप किसी दूसरे के मंत्री, आप नरकटियागंज में कांग्रेस का है और आप किसी को बोल दोगे? पटना में बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का बयान भी सामने आया, कहा भ्रष्टाचारी जो सरकारी नौकरी के नाम पर लोगों से जमीन या लाभ लेते हैं और जेपी आंदोलन को कलंकित करने का काम करते हैं, जनता उन्हें सबक सिखाएगी। भाई सब लोग बोल रहे हैं सरकार बन रही है, मैंने क्या कहा? जो भ्रष्टाचारी हो, जो भ्रष्टाचार के रग रग में जिसके भ्रष्टाचार का खून हो, जिनके नाम पर कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, माफ करिएगा, कहते हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, कब तक इंतजार होगा? सरकारी नौकरी अभी भी रेलवे के नौकरी उनके पिता ने जमीन ले लिया और रेलवे की नौकरी नहीं मिला। ऐसे भ्रष्टाचारियों को जनता सबक सिखाएगी। और मैं चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा, जेपी आंदोलन को कलंकित करने वाला जो आज उसी के गोद में जाके बैठा हुआ है, सत्ता ना हो भ्रष्टाचारी, हम पर भी है जिम्मेवारी। आपातकाल का हत्यारे, लोकतंत्र के हत्यारे। पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा का बयान भी सामने आया, कहा जनता नीतीश कुमार के साथ है, 14 नवंबर को नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी सरकार। पूरा दुनिया में आपने देखा है कि इस तरह का अगर किसी भी अर्थशास्त्री से बात कीजिएगा, ये डेस्परेशन है उनका, उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, बुरी तरह हारने वाला है। ये बौखलाहट में इस तरह का वो बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। और जो हम लोग देख रहे हैं लोगों का मिजाज, अब तो हम लोग चले आए, नॉमिनेशन शुरू हो गया, लोगों का मिजाज बिल्कुल नीतीश कुमार जी के सरकार 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और ये सब जब डिस्परेशन तब होता है जब खुद पता चल जाता है कि ग्राउंड पे कुछ बचा नहीं। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद के अनुसार एसआईआर कोई असली मुद्दा नहीं। अखिलेश यादव भी सहमत, लोकतंत्र में अब सबसे महत्वपूर्ण है जनता ज्यादा से ज्यादा मतदान करे और जनादेश मजबूत बने। एसआईआर की मैराथन प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद जिस मतदाता सूची पर चुनाव होने हैं वो सामने है। पर्याप्त वक्त मिला, जिनका नाम छूट गया उनकी आपत्तियों के आधार पर उन्हें जोड़ा गया। और अब मुझे नहीं लगता है कि ये कोई जमीनी सवाल है। उत्तर प्रदेश में
समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी कहा कि एसआईआर कोई मुद्दा नहीं। अब दरअसल जमीन पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज की जवाबदेही ये है कि मतदान अच्छे से हो, ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता मतदान के इस महापर्व में शामिल हो, वोटर टर्नआउट बेहतर हो। ये सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए कि निसंदेह ये आज लोकतंत्र में जनादेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाकर मतदान करें। रोहतास जिले में दूसरे चरण के लिए मतदान के लिए 13 से 20 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू। दिनारा, काराकाट, करगहर, चेनारी, नोखा, सासाराम और डेहरी विधानसभा क्षेत्रों में होगा नॉमिनेशन। समस्तीपुर के वृंदावन गार्डन में बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन में हुआ राज्य स्तरीय सम्मेलन। 300 प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आर्थिक चुनौतियों और नीतियों पर हुई चर्चा। नए पदाधिकारियों का भी चुनाव किया गया है। बिहार में चुनावी आदर्श आचार संहिता के तहत बिहटा में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। यमुनानगर के पास वाहनों की तलाशी जारी है। यमुनापुर के पास अवैध पैसे लेन देन रोकने का प्रयास भी। पटना में गंगा पथ रोटरी गोलबंद में कृष्णा घाट तक बिहार विधानसभा चुनाव जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। एनसीसी, एनएसएस, कैडेट्स, छात्र और सिविल सोसाइटी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 66% मतदान लक्ष्य का संकल्प। कैमूर के मोहनिया में एसडीओ अनिरुद्ध पांडे ने ईवीएम डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। स्ट्रांग रूम, सुरक्षा, बिजली और सीसीटीवी तैयारियों का भी जायजा लिया। सभी बूथ पर मशीनों पर 21 अक्टूबर तक रखी जाएंगी सुरक्षा। बेगूसराय के नागदा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। परिवार ने नशे को बताया वजह। इलाके में चरस स्मैक का खुला कारोबार। पुलिस पर मिली भगत के आरोप है। कटिहार पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। पुलिस ने अलामीन शेख से 1.5 किलो स्मैक बरामद किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत बताई जा रही है 40 से 50 लाख रुपए। पटना में उत्पाद विभाग का बड़ा एक्शन। 9 लाख की कोडीन कफ सिरप बरामद। वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ी गई है पिकअप वैन। तस्कर फरार है। जमुई में उत्पाद विभाग का बड़ा एक्शन। सरौन के पास सड़क किनारे कार से 369 बोतल पानी, 139.125 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद। शराब तस्कर फरार। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। सासाराम में सवार गांव के पास 2 ट्रकों में जबरदस्त टक्कर हुई है। झारखंड के ज्ञानेश्वर साह की मौत। उत्तर प्रदेश के अर्जुन यादव और खलासी अब्दुल शेख गंभीर रूप से घायल। मधुबनी पुलिस ने विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र के रामपट्टी के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। देसी पिस्टल, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, ब्राउन शुगर बरामद। बिहार चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। कटिहार में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। अभियान के तहत पुलिस ने कार से 5 लाख कैश बरामद किया। जहानाबाद के सिकरिया में जमीन को लेकर विवाद हुआ। झड़प में युवक की हत्या। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बागा के कोजी गांव में शराब छापेमारी पर शराब माफियाओं ने किया हमला। एएसआई विश्वजीत कुमार, होमगार्ड दशरथ यादव गंभीर रूप से घायल। प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए भेजा गया बांका। औरंगाबाद के रघुनाथपुर बालू घाट पर सोन नदी में नाव पलट गई है। हादसे में 17 सवारियों में से एक की मौत की खबर। 6 लापता हैं, 10 सुरक्षित हैं। गोपालगंज में नवविवाहिता युवती की जलने से मौत की खबर। पति और भाई पर परिवार ने हत्या का आरोप लगा दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच जारी। पूर्वी चंपारण के चकिया थाना क्षेत्र के 12 गोविंद गांव में आग से 20 से 25 लाख का नुकसान हुआ। उपेंद्र राय नामक युवक का घर जलकर पूरी तरह से राख। स्कॉर्पियो, अपाचे, मवेशी और अनाज पूरी तरह से तबाह। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इशारा कर दिया कि वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राघोपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। यह सीट तेजस्वी यादव की पारंपरिक सीट मानी जाती है। प्रशांत किशोर शनिवार को राघोपुर पहुंचे और राघोपुर के वर्तमान विधायक और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को उनके गढ़ में चुनौती भी दी है।
तेजस्वी के गढ़ में प्रशांत किशोर की हुकार। पीके ने तेजस्वी को दी राघोपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती। तेजस्वी में हिम्मत है तो कहे राघोपुर से लड़ेंगे चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीति हलचल तेज है। शनिवार को जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर राघोपुर के दौरे पर पहुंचे। वैशाली जिले का राघोपुर आरजेडी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से अभी तेजस्वी यादव विधायक है। अपने राघोपुर दौरे के दौरान प्रशांत किशोर ने राघोपुर के वर्तमान विधायक और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। वैशाली में प्रशांत किशोर ने देर रात तेजस्वी यादव के चुनावी क्षेत्र राघोपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव को आगामी चुनाव राघोपुर सीट से लड़ने की चुनौती दी। किशोर ने कहा कि यदि तेजस्वी किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ते हैं तो ये उनकी हार स्वीकार करने जैसा होगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर तेजस्वी बिहार में सुरक्षित सीट की तलाश में जाते हैं तो उनकी स्थिति राहुल गांधी जैसी हो सकती है। कि अगर तेजस्वी यादव राघोपुर में जनसुराज के या प्रशांत किशोर के डर से दूसरा कोई क्षेत्र जाएंगे तो इसका मतलब है कि उसी दिन उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो राघोपुर के चुनाव हार गए, जैसे राहुल गांधी के साथ हुआ था। राघोपुर में सुधार की प्रक्रिया शुरू। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि राघोपुर में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे इंतजार करें, इसका असर पैरासिटामोल जैसा होगा। उन्होंने ये भी संकेत दिए कि भले ही वे सीधे तौर पर राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले प्रशांत किशोर ने पूरे दिन राघोपुर का दौरा किया। उन्होंने जगह जगह जाकर लोगों से मुलाकात भी की। बदलाव चाहती है राघोपुर की जनता। दिन भर लोगों से मुलाकात करने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि राघोपुर की जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि वे बेरोजगारी, बाढ़ और वार्ड संबंधी समस्याओं से जूझ रही है। उन्होंने मतदाताओं से स्पष्ट रूप से कहा कि यदि वे भ्रष्टाचार वाली सरकार चाहते हैं तो नीतीश कुमार को वोट दें, यदि अपराध और जंगल राज वाली सरकार चाहते हैं तो लालू यादव को वोट दें, वहीं यदि वे अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं तो जनसुराज को चुनें। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के गढ़ में जाकर उनको ललकारा है। पीके ने तेजस्वी को राघोपुर से चुनावी मैदान में उतरने की चुनौती देकर एक बार फिर सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं? खैर, इस सवाल का जवाब भी जल्द ही मिल जाएगा, लेकिन राघोपुर से तेजस्वी यादव को ललकार कर प्रशांत किशोर ने बिहार का सियासी पारा एक बार फिर से हाई कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बिहार में हर दिन चुनावी समीकरण बदल रहे हैं और इस बीच ओवैसी की पार्टी यानी कि एआईएमआईएम ने बिहार में 32 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करके आरजेडी और कांग्रेस की टेंशन को बढ़ा दिया है। एआईएमआईएम की यह घोषणा कांग्रेस और आरजेडी के लिए क्यों है खतरे की बात, जानने के लिए देख लेते हैं रिपोर्ट। ओवैसी बिगाड़ेंगे राजद कांग्रेस का खेल। बिहार की 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। बिहार प्रदेश अध्यक्ष बोले, थर्ड फ्रंट की तरह लड़ेंगे चुनाव। बिहार में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, सियासी समीकरण बदलते जा रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबले में अब तीसरा मोर्चा भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की एआईएमआईएम ने 16 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। किशनगंज में शनिवार को बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। खास बात यह है कि इन 32 सीटों में 19 सीटों पर महागठबंधन के विधायक हैं। पार्टी किशनगंज की 4, पूर्णिया की 3 और कटिहार की 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इन सभी के अलावा अररिया, गया की 2-2 सीटों पर भी पार्टी किस्मत आजमाएगी। वहीं पूर्वी चंपारण की 2 सीटों और दरभंगा की 4 सीटों पर भी पार्टी प्रत्याशी उतारेगी।
इन सभी के अलावा गोपालगंज से भी एक सीट पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। जल्द ही सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की होगी घोषणा। AIMIM बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बताया कि पार्टी ने सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को गठबंधन का प्रस्ताव भेजा था। हालांकि आरजेडी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद AIMIM ने तीसरे मोर्चे के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया। पार्टी जल्द ही सभी सीटों पर प्रत्याशी के नामों की घोषणा करेगी। उन्होंने ये भी जोर दिया कि AIMIM पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व देगी और कई सीटों पर महिला प्रत्याशी भी उतारेगी। AIMIM बिहार ने बड़ी कोशिश की कि सेकुलर वोटों का बिखराव न हो और लोग एक साथ मिलकर लड़ें, जो लोग ईमानदारी के साथ सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त देना चाहते हैं। लेकिन बड़े घटक दलों ने हमें इसका अवसर न दिया, जिसके नतीजे में मुझे तीसरा गठबंधन बनाना पड़ा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर फोकस। अख्तरुल इमान ने बताया कि पार्टी का मुख्य फोकस सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर रहेगा। पार्टी का लक्ष्य बिहार की राजनीति में एक नई ताकत के रूप में उभरना है। इस घोषणा से बिहार के सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं, क्योंकि AIMIM के इस कदम से कई क्षेत्रों में वोटों का समीकरण प्रभावित हो सकता है। AIMIM ने महागठबंधन में शामिल होने की जताई थी इच्छा। AIMIM अलग अलग मौकों पर कई बार आरजेडी लीड महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जता चुकी है। सबसे पहले 3 जुलाई को बिहार के AIMIM अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि हमने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को पत्र लिखकर AIMIM को महागठबंधन में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। पहले हमने फोन पर भी आरजेडी नेताओं से बात की थी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद 11 सितंबर को वो पटना में राबड़ी आवास पहुंचे। उन्होंने कहा कि राज्य में कोई भी पार्टी अकेले एनडीए को नहीं हरा सकती। अगर हमें शामिल नहीं किया गया तो वोटों का बंटवारा होगा, जिससे कि एनडीए को फायदा होगा। वहीं 24 सितंबर को ओवैसी ने किशनगंज में कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि भाजपा की बी टीम कौन है। अख्तरुल इमान ने तेजस्वी यादव को पत्र लिखा, मीडिया के जरिए पैगाम भेजा, सिर्फ 6 सीटों की मांग की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुस्लिम वोटरों पर नजर। AIMIM ने बिहार के लिए अभी पहली सूची जारी की है। पार्टी अभी बिहार की और सीटों पर भी किस्मत आजमाएगी, जिसकी सूचना भी जल्द ही दी जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक AIMIM बिहार में एक ऐसा क्षेत्र देखती है जहां मुसलमान ज्यादा हैं। पिछले महीने ओवैसी सीमांचल क्षेत्र गए और 4 दिनों तक किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिलों का दौरा किया, जहां अल्पसंख्यक समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। हालांकि ओवैसी आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस पर मुसलमानों के प्रति उदासीनता का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन ओवैसी पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाया जाता है, जो भगवा पार्टी की मदद के लिए धर्मनिरपेक्ष वोट में सेंध लगाती है। कुल मिलाकर अब ओवैसी की पार्टी ने अकेले ही बिहार विधानसभा चुनाव के रण में उतरने का फैसला कर लिया है। ओवैसी की पार्टी जितनी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उससे सबसे ज्यादा महागठबंधन का ही नुकसान होना है, क्योंकि AIMIM समीकरण सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। लालू प्रसाद यादव ये नाम बिहार की राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं, लेकिन आज हम आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की नहीं, बल्कि बिहार के एक और चर्चित लालू यादव की बात कर रहे हैं। कौन है लालू प्रसाद यादव और क्यों हो रहा है इनके नाम की इतनी चर्चा, जानने के लिए रिपोर्ट आप देखिए। बिहार में एक और लालू प्रसाद यादव 25 सालों से चुनावी मैदान में आजमा रहे हैं किस्मत। आज तक हाथ नहीं लगी सफलता, लेकिन हिम्मत बरकरार।
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नामांकन कराने वाले उम्मीदवारों में एक नाम ऐसा भी है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है और वो नाम है लालू प्रसाद यादव। लेकिन चौंकिए मत, ये राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव नहीं है, बल्कि उनके हम नाम है जो लगातार चुनाव लड़ने की अपनी आदत के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अब तक सफलता उससे कोसों दूर रही है। 45 वर्षीय ये हमनाम सारण जिले के जादो रहीमपुर गांव के निवासी हैं। अब एक बार फिर उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी का नया अध्याय शुरू किया है। शुक्रवार को उन्होंने राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मढ़ौरा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद लालू प्रसाद यादव एक बार फिर अपनी जीत का दावा करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस बार सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अपना जो पार्टी बनाया है राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी, उससे चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा पार्टी 243 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इस बार हम लोग फुल बहुमत से आएंगे, अपना सरकार भी बनाएंगे। पंचायत से राष्ट्रपति चुनाव तक का सफर। लालू प्रसाद यादव ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत वर्ष 2001 में वार्ड परिषद के चुनाव से की थी। इसके बाद उन्होंने मुखिया, सरपंच, एमएलसी, विधानसभा, लोकसभा और यहाँ तक कि राष्ट्रपति पद के लिए भी नामांकन दाखिल किया। उन्होंने 2014, 2019 और 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ा। वहीं 2015, 2020 और अब 2025 में विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। 2020 में उन्होंने एमएलसी का भी नामांकन किया था। इतना ही नहीं, साल 2017 और साल 2022 में उन्होंने देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के लिए भी नामांकन दाखिल कर राजनीतिक हलकों में चर्चा बटोरी थी। नाम एक पर चेहरा दूसरा। दिलचस्प बात यह है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें लगभग 10,000 मत मिले थे। उस समय कई मतदाता उन्हें राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव समझ बैठे थे। लालू यादव खुद मुस्कुराते हुए बताते हैं, राबड़ी देवी के विरोध में लोगों ने मुझे वोट दिया, ये सोचकर कि मैं वही लालू यादव हूँ, लेकिन मैं सारण का आम आदमी हूँ जो जनता की सेवा के लिए राजनीति में आया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें लगभग 6,000 मत मिले। इस बार मतदाताओं ने उन्हें रोहिणी आचार्य के विरोध में विकल्प के रूप में देखा। हार के बाद भी अडिग इरादा। लगातार असफलताओं के बावजूद लालू प्रसाद यादव की ऊर्जा और आत्मविश्वास देखते ही बनता है। वे मानते हैं कि राजनीति सेवा का माध्यम है, न कि पद का लोभ। उनका कहना है कि जो हार कर भी हार न माने वही असली योद्धा है। मैं जनता के हक और आवाज उठाने के लिए हर चुनाव लड़ता हूँ। जीत मेरी मंजिल है, लेकिन संघर्ष मेरा धर्म है। मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उन्हें जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। स्थानीय लोगों से संवाद, जनसंपर्क और लगातार समाज सेवा के माध्यम से वे इस बार बेहतर नतीजे की उम्मीद कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की कहानी भारतीय लोकतंत्र में एक अद्भुत उदाहरण है, जहां हार, निराशा और विफलता के बावजूद एक व्यक्ति अपने सपनों और जनसेवा की भावना को जिंदा रखता है। वे राजनीति को पेशा नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता मानते हैं और शायद यही अडिगता उन्हें जनता की नजरों में हारने वाला नहीं, लड़ने वाला नेता बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो फिलहाल बिहार बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।